नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आप लोगों के अपने YouTube चैनल उत्तर पाठशाला में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरल साइंस एमसीक्यू के बारे में, जो आपके एग्जाम प्रयोगशाला सहायक एवं पर्यावरण पर्यवेक्षक के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होने वाले हैं। और सिर्फ इसी एग्जाम के लिए नहीं, उन सभी एग्जाम्स के लिए सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिस किसी एग्जाम में भी जनरल साइंस का जो पोर्शन है वो पूछा जाता है, क्योंकि इस सेशन के अंदर हम बात करते हैं एनसीईआरटी आधारित प्रश्नों के बारे में और उनसे रिलेटेड एमसीक्यू हम इस सेशन में सॉल्व करते हैं। और ये सीरीज का पार्ट 7 है। इससे पहले हम इस सीरीज के 6 पार्ट कर चुके हैं, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएंगे। आप उनके माध्यम से भी हमारे जो पिछले सेशन है उनकी वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर आप लोग हमारे चैनल उत्तर पाठशाला को विजिट करते हैं तो आपको वहां अलग से एक प्लेलिस्ट जनरल साइंस एमसीक्यू की देखने के लिए मिल जाएगी। आप उसके माध्यम से भी हमारे पिछले सेशन को, इसके जो जनरल साइंस एमसीक्यू के हुए हैं उनकी वीडियोस को देख सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, जितने लोग भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं वो सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे और अपने सभी दोस्तों के साथ एक बार शेयर कर देंगे जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोग इस सेशन को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप आने वाले क्वेश्चन के लाइव चैट पे आंसर दे सकें। तो सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब भी कर लेंगे चैनल को, और जो ऑल नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है उसे भी ऑन कर लेंगे। तो सबसे पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिए। उसके बाद मैं आज के सेशन की बात करूंगा। हमने स्टार्ट किया था ये जो हमारा पार्ट फर्स्ट था, उसमें क्लास 9th की एनसीईआरटी से, और क्लास 9th की एनसीईआरटी को हमने कंप्लीट कर लिया था। क्लास 9th की एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद हमने क्लास 10th की एनसीईआरटी में शिफ्ट किया था, जिसमें हम अपना केमिस्ट्री वाला जो सेक्शन था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। और आज के सेशन में हम कंप्लीट करेंगे अपना बायोलॉजी वाला सेक्शन क्लास 10th का। तो बायोलॉजी वाला जो सेक्शन है वो हम आज के सेशन में कंप्लीट करेंगे। तो आई होप दोस्तों आप सभी लोगों ने सेशन को लाइक कर दिया होगा, शेयर कर दिया होगा, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ था उन सभी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। ठीक है ना। तो आज के सेशन में जो हम बात करेंगे बायोलॉजी वाले सेक्शन के करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी से जितने भी एमसीक्यू हमारे बन सकते हैं। अगर मैं चैप्टर्स की बात करूं तो चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8 एंड चैप्टर 9 जो क्लास 10th में बायोलॉजी वाले हैं, इन सभी को हम आज के सेशन में कंप्लीट करेंगे। यानी कि आज के सेशन में हम जो क्लास 10th की एनसीईआरटी की बायोलॉजी है वो हम आज के सेशन में कंप्लीट कर लेंगे। और जितने भी लोग हमारे साथ पहले सेशन से जुड़े हुए हैं उन सभी को पता है कि हमारा जो क्वेश्चन का पैटर्न है 2 टाइप का रहता है। पहला जो रहता है वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आप सेशन में रखते हैं, और दूसरे रखते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हमारा रखने के पीछे का जो उद्देश्य है वो सिंपल सा है कि हम सभी लोग अभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट पढ़ना ही पढ़ना हमारा मोटो नहीं है। जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्लियरिटी आनी चाहिए, जिसकी वजह से हम लोग अपने सेशन में जो हमारे स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चंस होते हैं कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए लेके आते हैं। और दूसरे क्वेश्चंस हैं हमारे जो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं जो हम लेके आते हैं इसलिए ताकि आपके जो एग्जाम प्रैक्टिस है वो भी होते रहे, ताकि जो डायरेक्ट क्वेश्चंस है वैसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में भी देखने के लिए मिलेंगे। इसलिए जो हमारा सेशन है 2 टाइप के क्वेश्चन से बना होता है। तो 2 टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को हमारे सेशन में देखने के लिए मिलेंगे। और आज के सेशन में हम लोग करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी बायोलॉजी का सेक्शन हम अब आज के सेशन में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। तो जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं आप सभी का स्वागत है जनरल साइंस एमसीक्यू के पार्ट 7 यानी कि पार्ट 7 जो है आज का सेशन, उसमें आप सभी लोगों का स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज के सेशन का जो पहला क्वेश्चन है वो आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, एक कोशिकीय जीव को भोजन ग्रहण करने, गैसों के आदान प्रदान तथा अपशिष्ट के उत्सर्जन के लिए किसी विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा, बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में रहती हैं। तो आपको बताना है कि इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है। आपका ऑप्शन ए है केवल पहला कथन सही है, ऑप्शन बी है केवल दूसरा कथन सही है, ऑप्शन सी है पहला और दूसरा दोनों कथन सही है, और ऑप्शन डी है न तो पहला सही है और न ही दूसरा सही है। तो आपके पास 2 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ए ऑप्शन केवल पहला स्टेटमेंट सही है, बी ऑप्शन केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है, सी ऑप्शन पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही है, और डी ऑप्शन न तो पहला स्टेटमेंट सही है और न ही दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आप लोग अपने आंसर लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आप लोग अपने आंसर लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अगर मैं बढ़ूं इसके आंसर की ओर तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो पहला कथन है वो हमारा सही है और जो दूसरा कथन है हमारा वो हमारा बिल्कुल गलत है। तो जिसने भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए अपना ऑप्शन
ए सेलेक्ट किया था। आप सभी लोग बिल्कुल सही हैं। अगर मैं बात करूं पहले स्टेटमेंट की कि एक कोशिकीय जीवों के भोजन ग्रहण करने, गैसों के आदान प्रदान तथा अपशिष्ट के उत्सर्जन के लिए किसी विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये क्या है, एकदम सही जो स्टेटमेंट है। और दूसरे स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं तो बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में रहती हैं। ये थोड़ा सा गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं वो क्या होते हैं, आकार में बड़े होते हैं और जो उनके अंग होते हैं उनमें जो अंग होते हैं, उनके शरीर के अलग अलग अंग होते हैं, वो हर अलग अलग कार्य करने के लिए क्या होते हैं, विशिष्टीकृत होते हैं। तो जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनकी जो सभी कोशिकाएं होती हैं अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह सकती। ठीक है, जो बहुकोशिकीय जीव होती हैं उनके जो कोशिकाएं होती हैं वो सीधे संपर्क में नहीं रह सकती। तो जो स्टेटमेंट सेकेंड है वो गलत है, क्योंकि जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनका आकार क्या होता है, बड़ा होता है, और जो उनके शरीर के अंग होते हैं वो भी अलग अलग कार्य के लिए ही विशिष्टीकृत होते हैं। तो कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह सकती, जिसके कारण से जो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट है वो हमारा गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, स्वपोषी जीवों की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती हैं। दूसरा कथन, पौधों द्वारा अप्रयुक्त कार्बोहाइड्रेट उनके द्वारा ग्लाइकोजन के रूप में संचित कर लिया जाता है। और तीसरा कथन, मानव शरीर भोजन से प्राप्त ऊर्जा का कुछ भाग मंड के रूप में संचित होता है। तो आपको बताना है कि इन तीनों कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। ए ऑप्शन केवल 1 और 2, बी ऑप्शन केवल 2 और 3, सी ऑप्शन केवल 3 और डी ऑप्शन 1, 2 और 3। तो यानी कि 3 स्टेटमेंट आपके पास हैं। इन 3 स्टेटमेंट में से आपको बताना है कि इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, यानी कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। आपके पास 4 ऑप्शन है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। आप लोग इसका आंसर हमारे लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बताएंगे, और आप लोग जो भी आंसर दें उसके आगे आप लोग क्वेश्चन नंबर जरूर लिखें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आप लोग अपने ऑप्शन के आगे जरूर लिखेंगे। तो 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत होगा। ठीक है, यानी कि कौन सा स्टेटमेंट इन तीनों में से सही नहीं है। ठीक है, अगर मैं बढ़ूं इसके आंसर की ओर तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट है वो सही नहीं है और पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। ठीक है, इसमें हमने बताना था कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी जो बोल रहा है कि दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही नहीं है वो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। यानी कि जो पहला स्टेटमेंट है, स्वपोषी जीवों की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती हैं, तो ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। अगर मैं बात करूं दूसरे स्टेटमेंट की कि पौधों द्वारा अप्रयुक्त कार्बोहाइड्रेट उनके द्वारा ग्लाइकोजन के रूप में संचित कर लिया जाता है, तो ये गलत कथन है। और ये सही कथन क्या होगा, क्योंकि जो पौधे होते हैं उनके द्वारा जो अप्रयुक्त कार्बोहाइड्रेट होता है उनके द्वारा ग्लाइकोजन के रूप में संचित नहीं किया जाता। जो पौधे होते हैं उनके द्वारा जो अप्रयुक्त कार्बोहाइड्रेट होता है वो मंड के रूप में संचित कर लिया जाता है। बात करूं तीसरे कथन की कि मानव शरीर भोजन से प्राप्त ऊर्जा का कुछ भाग मंड के रूप में संचित होता है, तो ये भी कथन गलत है। इसका सही कथन क्या होगा कि मानव शरीर भोजन से प्राप्त ऊर्जा का जो कुछ भाग होता है उसे मंड के रूप में संचित नहीं करता, बल्कि किसके रूप में संचित करता है, वो करता है ग्लाइकोजन के रूप में। समझ में आ गई बात। जो मानव शरीर होता है भोजन से प्राप्त जो ऊर्जा होती है उसे ग्लाइकोजन के रूप में संचित करता है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हमारा बी ऑप्शन एकदम सही होगा, यानी कि जो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट है वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए गलत है, यानी कि बी ऑप्शन इसके लिए हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा कि पौधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला, इनमें क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिकांग में उपस्थित होता है। दूसरा, इनमें वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान रंध्रों के माध्यम से होता है। तना व जड़ें इस आदान प्रदान में भाग नहीं लेते हैं। और तीसरा स्टेटमेंट, ये मृदा से प्राप्त नाइट्रोजन को अकार्बनिक नाइट्रेट अथवा नाइट्राइट के रूप में ग्रहण करते हैं। तो आपको बताना है कि इन तीनों कथनों में से पौधों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ए ऑप्शन केवल पहला और दूसरा, बी ऑप्शन केवल दूसरा, सी ऑप्शन पहला और तीसरा, और डी ऑप्शन पहला, दूसरा और तीसरा। तो ये 4 ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। इसके आंसर आप लोग हमारे लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग हमें बताएंगे।
और अगर आप लोग इस सेशन की जो पीडीएफ है वो आप लोगों को चाहिए तो आप लोगों को जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में देखने के लिए मिल जाएगी। जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स के भी और व्हाट्सएप ग्रुप के भी। आप उनके माध्यम से हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और इसकी पीडीएफ आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर की ओर हम बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पौधों के संदर्भ में हमारा पहला और तीसरा स्टेटमेंट हमारा सही है लेकिन दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है। अगर मैं बात करूं पहले स्टेटमेंट की कि इनमें क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिकांग उपस्थित होता है तो यह बिल्कुल सही कथन है। दूसरे कथन की अगर मैं बात करूं कि इनमें वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान रंध्रों के माध्यम से होता है, इतने तक तो बिल्कुल सही है। लेकिन उसके बाद इसने कहा कि तना व जड़ें इस आदान प्रदान में भाग नहीं लेते हैं तो ये गलत है, क्योंकि जब कभी भी पौधों में वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान रंध्रों के माध्यम से होता है तो गैसों के आदान प्रदान में पत्तियों की सतह, तना और जड़ें ये सभी क्या करते हैं, भाग लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गई। इसलिए जो सेकंड कथन है वो हमारा गलत है। और तीसरे कथन की मैं बात करूं कि ये मृदा से प्राप्त नाइट्रोजन को अकार्बनिक नाइट्रेट अथवा नाइट्राइट के रूप में ग्रहण करते हैं तो ये तीसरा कथन हमारा बिल्कुल सही है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फफूंद और यीस्ट में भोज्य पदार्थों का विघटन शरीर के बाहर ही कर दिया जाता है और उसके बाद उसका अवशोषण होता है। और दूसरा कथन, सभी एककोशिकीय जीवों में भोजन संपूर्ण सतह से ग्रहण किया जा सकता है। तो आपको बताना है इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है। ए ऑप्शन केवल पहला कथन सही है, बी ऑप्शन केवल दूसरा कथन सही है, सी ऑप्शन पहला और दूसरा दोनों कथन सही है, या डी ऑप्शन न तो पहला कथन सही है न ही दूसरा कथन सही है। ठीक है, तो आप लोगों के पास दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए अपने आंसर आप लोग लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 में कौन सा स्टेटमेंट सही है। केवल पहला ए ऑप्शन, केवल दूसरा बी ऑप्शन, पहला और दूसरा दोनों सी ऑप्शन, ना तो पहला नहीं दूसरा डी ऑप्शन। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इसके आंसर की तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हमारा पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट है हमारा वो गलत है। बात करूं पहले स्टेटमेंट की कि फफूंद और यीस्ट में भोज्य पदार्थों का विघटन शरीर के बाहर ही कर दिया जाता है और उसके बाद उसका अवशोषण होता है, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो फफूंद है, यीस्ट है, मशरूम है, ये सभी किसके उदाहरण है, ये सभी कवक के उदाहरण है। और अन्य जीव क्या करते हैं, पहले संपूर्ण भोजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं और उसके बाद उनका पाचन शरीर में धीरे धीरे होता है। लेकिन जो हमारे फफूंद है, यीस्ट है में जो भोज्य पदार्थों का विघटन होता है वो शरीर के बाहर ही कर दिया जाता है और उसके बाद ही उसका क्या होता है, अवशोषण होता है। अगर मैं बात करूं दूसरे स्टेटमेंट की कि सभी एककोशिकीय जीवों में भोजन संपूर्ण सतह से ग्रहण किया जा सकता है, तो ये क्या है, एकदम गलत कथन है। क्योंकि होता क्या है कि जो एककोशिकीय जीव होते हैं वो भोजन क्या करते हैं, संपूर्ण सतह से ग्रहण किया जा सकता है। ये तो सही बात है कि जो एककोशिकीय जीव होते हैं उनमें जो भोजन है वो संपूर्ण सतह से ग्रहण किया जा सकता है। जैसे अमीबा है वो अपना जो भोजन है वो संपूर्ण सतह से ग्रहण करता है, लेकिन जो है पैरामीशियम जो है इसका एक थोड़ा सा अपवाद है कि वो ऐसा नहीं करता है, क्योंकि पैरामीशियम भी क्या है, एक एककोशिकीय जीव है, लेकिन पैरामीशियम ऐसा नहीं करता है। तो इसके आधार पर हम ऐसा नहीं कह सकते कि सभी एककोशिकीय जीव ऐसा करते हैं। तो इसलिए हमारा जो दूसरा कथन है वो ऐसा क्या होगा, गलत होगा। ये होगा कि एककोशिकीय जीव में भोजन संपूर्ण सतह से तो ग्रहण किया जा सकता है, लेकिन सभी एककोशिकीय जीव ऐसा करेंगे ये जरूरी नहीं है। जैसे कि आप लोगों के सामने उदाहरण है, अमीबा तो करता है अपने संपूर्ण सतह से भोजन ग्रहण, लेकिन पैरामीशियम नहीं करता। इसलिए जो दूसरा स्टेटमेंट है हमारा वो गलत स्टेटमेंट है। समझ में आ गई बात। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन ये रहा कि भोजन के पाचन के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन तथा श्लेष्मा का स्रावन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला, इनका स्रावन क्षुद्रांत्र द्वारा किया जाता है। दूसरा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायता करता है। तीसरा, श्लेष्मा अमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करता है। तो आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन सा कथन सही है। ए ऑप्शन केवल पहला कथन सही है, बी ऑप्शन केवल दूसरा और तीसरा कथन सही है, सी ऑप्शन केवल पहला और तीसरा कथन सही है, और डी ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा तीनों कथन सही है। आपको फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर आप लोग अपने हमारे लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएंगे। आपको बताना है कि भोजन के पाचन के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन तथा श्लेष्मा का स्रावन के संदर्भ में इन तीनों कथनों में से कौन सा कथन सही है।
ठीक है, तो इनका श्रावण शुद्रांत्र द्वारा किया जाता है। ठीक है, ठीक है, इनका श्रावण शुद्रांत्र के द्वारा किया जाता है। ये पहला स्टेटमेंट है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायता करता है। दूसरा स्टेटमेंट है। श्लेष्मा अमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करता है। तीसरा स्टेटमेंट है। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। अगर मैं बात करूं इसके सही आंसर की, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूसरा और तीसरा जो है वो एकदम सही स्टेटमेंट है, लेकिन पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि भोजन के पाचन के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन तथा श्लेष्मा का जो श्रावण होता है वो शुद्रांत्र यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं होता है, बल्कि अमाशय की भित्ति में उपस्थित जो जठर ग्रंथियों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जो अमाशय के अंदर हमारी जठर ग्रंथियां होती हैं उनके द्वारा इसका श्रावण किया जाता है, ना कि शुद्रांत्र में। यानी कि पहला जो स्टेटमेंट है वो गलत है। बात करूं दूसरे स्टेटमेंट की, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायता करता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तीसरा स्टेटमेंट की श्लेष्मा अमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करता है, ये भी एकदम सही स्टेटमेंट है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ऑप्शन नंबर बी जिस किसी ने भी सिलेक्ट किया था, आप सभी लोग एकदम सही हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। ए ऑप्शन शुद्रांत्र, बी ऑप्शन बृहदांत्र, सी ऑप्शन अमाशय या डी ऑप्शन ग्रसिका। आपको बताना है 6 क्वेश्चन में कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग इनमें से कौन सा है। आप लोग 6 क्वेश्चन के लिए अपने आंसर जो हैं वो लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएंगे। ठीक है, कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग है शुद्रांत्र, बृहदांत्र, अमाशय या ग्रसिका। ठीक है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों में देखने के लिए मिल जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप उनके माध्यम से हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे ही सेशन कंप्लीट होगा उसके बाद आपको इसकी पीडीएफ वहां देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर की ओर हम बढ़े, तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शुद्रांत जो है आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। यानी कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। समझ में आ गई बात कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग शुद्रांत होता है। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा कि शुद्रांत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। ए, पाचन क्रिया में भोजन अमाशय के बाद शुद्रांत्र में प्रवेश करता है। बी, शुद्रांत्र कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है। सी, शुद्रांत्र भोजन के पाचन के लिए पित्त रस और अग्नाशयिक रस दोनों अग्नाशय से प्राप्त करता है। और डी, पाचित भोजन को शुद्रांत्र की भित्ति द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तो आपको बताना है 7th क्वेश्चन का आंसर हमारे लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके। इसमें आप लोगों को बताना है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, कि इसमें से कौन सा कथन उसके संदर्भ में सही नहीं है, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। और तब तक जितने भी लोग हमारे साथ नए सेशन में जुड़े हैं, आप सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर देंगे, और जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि आप लोग भी अपने आंसर हमें लाइव चैट बॉक्स में भेज सकें। ठीक है, तो लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोगों को बताने कि स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए इन कथनों में से जो 4 कथन है ए बी सी डी, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसके राइट आंसर की, तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के संदर्भ में जो हमारा सी स्टेटमेंट है वो हमारा गलत है, यानी कि वो स्मॉल इंटेस्टाइन के संदर्भ में सही नहीं है। बात करो अपने ए ऑप्शन की कि पाचन प्रक्रिया में भोजन अमाशय के बाद शुद्रांत्र में प्रवेश करता है, सही स्टेटमेंट है। बी स्टेटमेंट, शुद्रांत्र कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पूर्ण पाचन का स्थल होता है, बिल्कुल सही बात। डी स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं कि पाचित भोजन को शुद्रांत्र की भित्ति द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, तो ये भी एकदम सही स्टेटमेंट है स्मॉल इंटेस्टाइन के संदर्भ में। लेकिन अगर मैं बात करूं अपने सी स्टेटमेंट की कि शुद्रांत्र भोजन के पाचन के लिए पित्त रस और अग्नाशयिक रस दोनों को अग्नाशय से प्राप्त करता है, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा शुद्रांत्र होता है यानी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो जो
हमारा पित्त रस है यानी कि बिल जूस है, उसे जो प्राप्त करता है वो करता है पित्त रस से, और जो हमारा अग्नाशयी रस है उसे प्राप्त करता है वो अग्नाशय से। यानी कि दोनों को अलग अलग स्थानों से वो प्राप्त करता है, ना कि अग्नाशय से यानी कि एक स्थान से। यानी कि पित्त रस को प्राप्त करेगा कहां से? पित्त रस को प्राप्त करेगा वो यकृत से, और अग्नाशयी रस को करेगा वो अग्नाशय से। इसीलिए हमारा सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है, क्योंकि उसमें कहा गया था कि वो पित्त रस और अग्नाशयी रस दोनों को अग्नाशय से प्राप्त करेगा। इसीलिए सी स्टेटमेंट हमारा गलत होगा, क्योंकि वो दोनों को अलग अलग जगह से प्राप्त करेगा। पित्त रस को यकृत से करेगा और अग्नाशयी रस को वो अग्नाशय से प्राप्त करेगा। इसीलिए सी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 के लिए हमारा राइट आंसर होगा। जिस किसी ने भी सी ऑप्शन चूज किया था, आप सभी लोगों ने अपना सही आंसर दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा कि अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन दोनों ही प्रक्रमों में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया समान है? ए, पाइरुवेट का एथेनॉल और ग्लूकोज में विखंडन। बी, ग्लूकोज जो कि एक 6 कार्बन वाला अणु है का 3 कार्बन वाले अणु पाइरुवेट में विखंडन। सी, पाइरुवेट का लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडन। और डी, पाइरुवेट का जल और कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडन। तो आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन दोनों ही प्रक्रमों में से कौन सी प्रक्रिया इन 4 ऑप्शन में से समान है। तो आप लोग इसका आंसर लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएंगे कि अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन दोनों ही प्रक्रमों में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया समान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो अवायवीय श्वसन है और वायवीय श्वसन है दोनों ही प्रक्रमों में जो प्रक्रिया समान होगी वो होगी कि जो ग्लूकोज होता है उसकी जो ग्लूकोज जो कि एक 6 कार्बन वाला अणु है उसका 3 कार्बन वाले अणु पाइरुवेट में विखंडन जो है उन दोनों प्रक्रमों में समान होता है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए बी ऑप्शन हमारा एकदम राइट आंसर होगा, यानी कि अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन दोनों ही प्रक्रमों में ग्लूकोज जो है जो 6 कार्बन वाला अणु है उसका 3 कार्बन वाले अणु पाइरुवेट में जो विखंडन है वो दोनों ही प्रक्रमों में एक समान प्रक्रिया होती है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन कोशिका की आंतरोस्मी या एंडोथर्मिक क्रियाओं के परिचालन के लिए ईंधन के तरह प्रयुक्त होता है? ए, एटीपी, बी, कार्बन डाइऑक्साइड, सी, ऑक्सीजन, या डी, जल। तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन कोशिका की आंतरोस्मी यानी कि एंडोथर्मिक क्रियाओं के परिचालन के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है? एटीपी, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, या जल। ठीक है, कि कौन कोशिका की एंडोथर्मिक क्रियाओं के परिचालन के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है? एटीपी, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, या जल। अगर बात करूं इसके राइट आंसर की तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, यानी कि जो एटीपी है वो कोशिका की आंतरोष्मी यानी कि एंडोथर्मिक क्रियाओं के परिचालन के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है। यानी कि 9th क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। समझ आ गई बात कि एटीपी जो है वो कोशिका के एंडोथर्मिक क्रियाओं के परिचालन के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है। ये ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा कि मनुष्य में श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, नासाद्वार में उपस्थित महीन बाल सांस लेने पर वायु को निस्पंदित यानी कि फिल्टर करने का कार्य करते हैं। दूसरा, श्वास चक्र के समय जब वायु अंदर और बाहर होती है तो फुफ्फुस यानी कि लंग्स सदैव वायु का अवशिष्ट आयतन रखते हैं, जिससे ऑक्सीजन के अवशोषण और कार्बन डाइऑक्साइड के मोचन के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। और तीसरा कथन कि मानव में हीमोग्लोबिन नामक श्वसन वर्णक होता है जो फुफ्फुस की यानी कि लंग्स की वायु से ऑक्सीजन लेकर उन ऊतकों तक पहुंचते हैं जिनमें ऑक्सीजन की कमी होती है। तो आपको बताना है कि मनुष्य के श्वसन के संदर्भ में इन 3 कथनों में से कौन सा कथन सही है। ए ऑप्शन केवल पहला और दूसरा, बी ऑप्शन केवल दूसरा, सी ऑप्शन केवल पहला और तीसरा, या डी ऑप्शन पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, मनुष्य के श्वसन के संदर्भ में आपको बताना है कि इन 3 कथनों में से कौन सा कथन सही है। ए, बी, सी, डी 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। आंसर आप लोग लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके हम लोगों को बताएंगे कि मनुष्य के श्वसन के संदर्भ में इन 3 कथनों में से कौन सा कथन सही है।
अगर मैं बात करूं इसके राइट आंसर की, तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो मनुष्य में श्वसन के संदर्भ में 3 कथन हमें दिए गए हैं, ये तीनों के तीनों हमारे सही हैं। यानी कि पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है और तीसरा स्टेटमेंट भी सही है मनुष्य के श्वसन के संदर्भ में। यानी कि 10th क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। तो जिस किसी ने भी डी ऑप्शन चूज किया था, आप सभी लोग बिल्कुल सही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा कि 11th क्वेश्चन है, उसका पहला कथन है कि मानव हृदय का दायां भाग ऑक्सीजनीकृत रुधिर प्राप्त करता है, जबकि बायां भाग विऑक्सीजनीकृत। और दूसरा कथन है कि इस तरह का बंटवारा शरीर को उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। तो आपको बताना है कि इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो ए ऑप्शन केवल पहला कथन सही है, बी ऑप्शन केवल दूसरा कथन सही है, सी ऑप्शन पहला और दूसरा दोनों कथन सही है और डी ऑप्शन न तो पहला कथन सही है और न ही दूसरा कथन सही है। 11th क्वेश्चन में आप लोगों के पास 2 कथन आपको दिए गए हैं, आपको बताना है इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है। ए ऑप्शन केवल पहला, बी ऑप्शन केवल दूसरा, सी ऑप्शन पहला और दूसरा दोनों और डी ऑप्शन नोटा। ये 4 ऑप्शन आप लोगों के पास हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इसके राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो हमारा दूसरा कथन है वो कथन हमारा सही है। यानी कि जो दूसरा कथन यानी कि दूसरा स्टेटमेंट है वो एकदम सही है, लेकिन पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है। यानी कि मानव हृदय का दायां भाग ऑक्सीजनीकृत रुधिर प्राप्त करता है, जबकि बायां भाग विऑक्सीजनीकृत, ये कथन हमारा गलत है। सबसे पहले बता दूं कि बंटवारा किया क्यों जाता है, क्योंकि जो मानव हृदय का दायां और बायां जो बंटवारा होता है वो ऑक्सीजनीकृत तथा जो विऑक्सीजनीकृत रक्त होता है उसको मिलने से रोकने में सहायक होता है, इसीलिए मानव हृदय का जो ये बंटवारा होता है ये किया जाता है। अगर मैं बात करूं दाएं भाग की, तो जो मानव हृदय का दायां भाग होता है वो हमेशा विऑक्सीजनीकृत रुधिर प्राप्त करता है, यानी कि दायां भाग हमेशा विऑक्सीजनीकृत रुधिर प्राप्त करेगा और बायां भाग हमेशा ऑक्सीजनीकृत जो रुधिर है उसे प्राप्त करेगा। समझ में आ गई बात? दायां भाग हमेशा क्या प्राप्त करेगा? विऑक्सीजनीकृत रुधिर, और बायां भाग हमेशा ऑक्सीजनीकृत रुधिर को प्राप्त करेगा। इसीलिए जो हमारा पहला स्टेटमेंट है वो गलत है और दूसरा स्टेटमेंट तो हमारा बिल्कुल सही है। यानी कि इस तरह का बंटवारा जो है शरीर को उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति करता है, ये हमारा जो स्टेटमेंट है ये हमारा बिल्कुल सही है। यानी कि 11th क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा कि विभिन्न जंतुओं के हृदय में रुधिर परिसंचरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, जल स्थलचर तथा बहुत सारे सरीसृप ऑक्सीजनीकृत तथा विऑक्सीजनीकृत रुधिर धारा का कुछ सीमा तक मिलान भी सहन कर लेते हैं। और दूसरा कि मछलियों के शरीर में दोहरा परिसंचरण अनुपस्थित होता है। तो आपको बताना है कि इन दोनों कथनों में से जंतुओं के हृदय में रुधिर परिसंचरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ए ऑप्शन केवल पहला कथन सही है, बी ऑप्शन केवल दूसरा कथन सही है, सी ऑप्शन पहला और दूसरा दोनों कथन सही है, या डी ऑप्शन न तो पहला कथन सही है और न ही दूसरा कथन सही है। आप लोग जो भी ऑप्शन अपना आंसर में दे रहे हैं उसके आगे आप लोग क्वेश्चन नंबर भी जरूर लिखें, ताकि हमें पता चल सके कि किसने किस क्वेश्चन का आंसर दिया है। यानी कि जो भी ऑप्शन आप लोग दे रहे हैं उसके आगे क्वेश्चन नंबर आप लोग जरूर लिखें। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आप लोग लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएंगे कि जंतुओं के हृदय में रुधिर परिसंचरण के संदर्भ में इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इसके राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहला और दूसरा दोनों कथन हमारे बिल्कुल सही हैं। जो विभिन्न जंतुओं के हृदय में रुधिर परिसंचरण के संदर्भ में, यानी कि पहले कथन की मैं बात करूं कि जल स्थलचर तथा बहुत सारे सरीसृप ऑक्सीजनीकृत तथा विऑक्सीजनीकृत रुधिर धारा का कुछ सीमा तक मिलान भी सहन कर लेते हैं, तो ये हमारा एकदम सही स्टेटमेंट है। क्योंकि जो हमारे जल स्थलचर और जो बहुत सारे सरीसृप होते हैं, इन जैसे जो ये जंतु होते हैं, इनमें 3 कोष्ठीय हृदय होता है। तो होता क्या है कि ऑक्सीजनीकृत और विऑक्सीजनीकृत रुधिर धारा का कुछ सीमा तक जो है मिलान सहन कर लेते हैं। यानी कि पहला कथन हमारा बिल्कुल सही है। और मछलियों के शरीर में दोहरा परिसंचरण अनुपस्थित होता है, ये भी हमारा जो स्टेटमेंट है एकदम सही है। यानी कि 12th क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम सही आंसर होगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन ये रहा कि रक्तदाब के संदर्भ में
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, रक्तदाब धमनियों की अपेक्षा शिराओं में अधिक होता है। दूसरा, मनुष्य में सामान्य प्रकुंचन दाब 120 mm और अनुशीतलन दाब लगभग 80 mm होता है। और तीसरा, इसको मापने के लिए स्फाइगोमीटर नामक यंत्र का उपयोग होता है। तो आपको बताना है कि इन तीनों कथनों में से रक्तदाब के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ए ऑप्शन केवल पहला और दूसरा, बी ऑप्शन केवल दूसरा और तीसरा, सी ऑप्शन केवल तीसरा और डी ऑप्शन पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, तो रक्तदाब के संदर्भ में इन तीनों कथनों में से कौन सा कथन सही है आप लोगों को बताना है रक्तदाब के संदर्भ में। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रक्तदाब के संदर्भ में हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है और जो तीसरा स्टेटमेंट है, ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन जो पहला स्टेटमेंट है हमारा वो क्या है, गलत है। क्योंकि अगर मैं बात करूं पहले स्टेटमेंट की कि रक्तदाब धमनियों की अपेक्षा शिराओं में अधिक होता है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। क्यों गलत है? क्योंकि जो रक्तदाब होता है वो शिराओं में अधिक होता है, धमनियों में कम होता है। यानी कि अगर स्टेटमेंट की भाषा में इसे कहा जाए कि तो रक्तदाब शिराओं की अपेक्षा धमनियों में अधिक होता है, ये हमारा सही स्टेटमेंट होगा। यानी कि पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट एकदम सही है। यानी कि 13 क्वेश्चन के लिए बी ऑप्शन हमारा एकदम राइट आंसर होगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। ए ऑप्शन, शिराएं रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं, जबकि धमनियां विभिन्न अंगों से रुधिर एकत्र करके वापस हृदय में लाती हैं। बी, रुधिर वाहिकाओं में रक्तस्राव होने पर रुधिर में उपस्थित प्लेटलेट्स कोशिकाएं रुधिर का थक्का बनाकर मार्ग अवरुद्ध कर देती हैं। और सी, लसिका एक अन्य द्रव है जो वहन में सहायक है, जिसे उत्तक तरल भी कहते हैं। और डी, पाचित और क्षुद्रांत द्वारा अवशोषित वसा का वहन लसिका द्वारा होता है। तो आप लोगों को बताना है कि इन चार स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। इन चार स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है आप लोगों को बताना है। ए, बी, सी और डी। आंसर आप लोग लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएंगे क्वेश्चन नंबर 14 के लिए, कि आप लोगों को बताना है कि इन चार कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है। ए, बी, सी और डी। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसके राइट आंसर की, तो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो गलत स्टेटमेंट है। बाकी बी स्टेटमेंट, सी स्टेटमेंट और डी स्टेटमेंट, ये तीनों स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल सही है। लेकिन जो हमारा ए स्टेटमेंट है वो गलत है, जो कहता है कि शिराएं रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं, जबकि धमनियां विभिन्न अंगों से रुधिर को एकत्र करके वापस हृदय तक लाती हैं। तो ये एक गलत कथन है, क्योंकि जो धमनियां होती हैं वो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं, जबकि शिराएं विभिन्न अंगों से रुधिर एकत्र करके वापस हृदय में लाती हैं। यानी कि जो धमनियां हैं वो क्या करेंगी, वो हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक रुधिर को ले जाएंगी, और शिराएं क्या करेंगी, उन विभिन्न अंगों से रुधिर को एकत्र करके वापस हृदय में लाएंगी। इसलिए जो ए कथन है हमारा गलत है। बाकी बी, सी, डी तीनों कथन हमारे बिल्कुल सही, यानी 14 क्वेश्चन के लिए ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन ये रहा कि पादपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, जाइलम मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों का वहन करता है। दूसरा, वाष्पोत्सर्जन जल के अवशोषण और जल से पत्तियों तक जल एवं उसमें विलेय खनिज लवणों के ऊपरी मुखी गति में सहायक है। और तीसरा, वाष्पोत्सर्जन पादपों के तापमान के नियमन में भी सहायक है। तो आप लोगों को बताना है कि इन तीनों कथनों में से पादपों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ए ऑप्शन केवल पहला और दूसरा, बी ऑप्शन केवल दूसरा और तीसरा, सी ऑप्शन केवल दूसरा और डी ऑप्शन पहला, दूसरा और तीसरा। तो आपको बताना है कि इन तीनों कथनों में से पादपों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीन कथन है, और ए, बी, सी, डी चार ऑप्शन आपके पास हैं। पादपों के संदर्भ में आपको बताना है कि इन तीनों कथनों में से कौन सा कथन सही है। राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पादपों के संदर्भ में ये तीनों कथन, यानी कि पहला कथन भी, दूसरा कथन भी और तीसरा कथन भी, ये सभी कथन एकदम सही हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 के लिए ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन ये रहा कि पादपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, फ्लोएम
प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों के साथ अमीनो अम्ल तथा अन्य पदार्थों के पौधों के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचता है। दूसरा, फ्लोएम में पदार्थों का स्थानांतरण ऊर्जा के उपयोग से पूरा होता है। तो आपको बताना है कि पादपों के संदर्भ में दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है। ए ऑप्शन केवल पहला कथन सही है, बी ऑप्शन केवल दूसरा कथन सही है, सी ऑप्शन पहला और दूसरा दोनों कथन सही है, और डी ऑप्शन न तो पहला कथन सही है नहीं दूसरा कथन सही है पादपों के संदर्भ में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आप लोग लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएंगे, और जितने भी लोग हमारे साथ नए जुड़ चुके हैं आप सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर देंगे, और जितने भी लोग लाइव चैट बॉक्स अपने आंसर नहीं दे रहे हैं तो आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद आप सभी लोग लाइव चैट बॉक्स में कॉमेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो पादपों के संदर्भ में आप लोगों को बताना है दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है। अगर मैं बात करूं इसके सही आंसर की, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पादपों के संदर्भ में जो दोनों कथन आपको दिए गए हैं, यानी कि पहला कथन भी और दूसरा कथन भी, ये दोनों कथन एकदम सही है, यानी कि दोनों कथन हमारे करेक्ट हैं। यानी कि 16 क्वेश्चन के लिए जिस किसी ने भी सी ऑप्शन चूज किया था, आप सभी लोग बिल्कुल सही हैं। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन ये रहा कि मानव उत्सर्जन तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वृक्क रुधिर से नाइट्रोजनीय वर्ज्य पदार्थों को अलग करने का काम करता है। दूसरा, वृक्क के अंदर नेफ्रॉन नामक निस्पंदन एकक यानी कि फिल्ट्रेशन यूनिट्स होती हैं। और तीसरा, वृक्क द्वारा हुए प्रारंभिक निस्पंद में बचे पदार्थों का चयनित पुनर्शोषण मूत्रवाहिनी में होता है। तो आपको बताना है कि मानव उत्सर्जन तंत्र के संदर्भ में इन तीनों कथनों में से कौन सा कथन सही है। ए ऑप्शन केवल पहला और दूसरा, बी ऑप्शन केवल दूसरा, सी ऑप्शन केवल पहला और तीसरा, और डी ऑप्शन पहला दूसरा और तीसरा। तो आपको बताना है कि मानव उत्सर्जन तंत्र के संदर्भ में इन तीनों कथनों में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, इन तीनों कथनों में से मानव उत्सर्जन तंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है आप लोगों को बताना है। 4 ऑप्शन आप लोगों के पास हैं, ए, बी, सी और डी। अगर मैं बात करूं इसके राइट आंसर की, तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर होगा। यानी कि मानव उत्सर्जन तंत्र के संदर्भ में पहला कथन भी सही है, दूसरा कथन भी सही है और तीसरा कथन भी एकदम सही है। यानी कि जो हमें तीनों स्टेटमेंट दिए गए थे, ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट मानव उत्सर्जन तंत्र के संदर्भ में एकदम सही दिए गए हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 के लिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन से पादपों में अपशिष्ट उत्सर्जन के उदाहरण। पहला, अपशिष्ट पदार्थों का कोशिकीय रिक्तिकों में संचित करना। दूसरा, गिरती पत्तियां। तीसरा, रेजिन और गोंद। और चौथा, प्रकाश संश्लेषण में जनित ऑक्सीजन। तो आपको बताना है कि नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करके सही उत्तर को आपने चुनना है कि पादपों में अपशिष्ट उत्सर्जन के इनमें से कौन कौन से उदाहरण है। सिंपली आपको वो बताने हैं कि पादपों में अपशिष्ट उत्सर्जन के इन चारों में से कौन से उदाहरण होंगे। ए ऑप्शन केवल दूसरा और तीसरा, बी ऑप्शन केवल पहला दूसरा तीसरा, और सी ऑप्शन केवल दूसरा तीसरा चौथा, और डी ऑप्शन पहला दूसरा तीसरा और चौथा। आपको सिंपली क्या बताना है कि पादपों में अपशिष्ट उत्सर्जन के इन चारों में से कौन से उदाहरण होंगे। चार उदाहरण है आपके पास, इनमें से कौन से उदाहरण पादपों में अपशिष्ट उत्सर्जन के होंगे आपको बताना है। 4 ऑप्शन आप लोगों के पास हैं, आप लोग अपने राइट आंसर लाइव चैट बॉक्स में कॉमेंट करके हमें बताएंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसके राइट आंसर की, तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। यानी कि पादपों में अपशिष्ट उत्सर्जन के उदाहरण की मैं बात करूं तो पहला, अपशिष्ट पदार्थों का कोशिकीय रिक्तिका में संचित करना भी एक उदाहरण है। दूसरा, गिरती पत्तियां भी उसका उदाहरण है। तीसरा, रेजिन और गोंद भी उसका उदाहरण है। और चौथा, प्रकाश संश्लेषण में जनित ऑक्सीजन भी पादपों में अपशिष्ट उत्सर्जन का ही उदाहरण है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 के लिए ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम से राइट आंसर होगा। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा कि जंतु तंत्रिका तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, जंतुओं में गति के नियंत्रण और समन्वय का कार्य तंत्रिका तथा पेशी ऊतकों द्वारा किया जाता है। दूसरा, तंत्रिका ऊतक शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक सूचनाओं का संवहन विद्युत आवेग के द्वारा करता है। तो आपको बताना है कि इन दोनों कथनों में से जंतु तंत्रिका तंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ए ऑप्शन केवल पहला कथन सही है, बी ऑप्शन केवल दूसरा कथन सही है, सी ऑप्शन पहला और दूसरा दोनों कथन सही है, और डी ऑप्शन न तो पहला कथन सही है और न ही दूसरा कथन सही है।
ठीक है, तो जंतु तंत्रिका तंत्र के संदर्भ में आपको बताना है कि दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है। जंतु तंत्रिका तंत्र के संदर्भ में इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है। केवल पहला सही है तो ए ऑप्शन, केवल दूसरा सही है तो बी ऑप्शन, और पहला और दूसरा दोनों सही है तो सी ऑप्शन, और पहला और दूसरा दोनों सही नहीं है तो डी ऑप्शन। ठीक है, जंतु तंत्रिका तंत्र के संदर्भ में। तो इस अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहला और दूसरा जो दोनों स्टेटमेंट है जंतु तंत्रिका तंत्र के संदर्भ में एकदम सही स्टेटमेंट हमें दिए गए हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 के लिए ऑप्शन नंबर सी जिसने भी चूज किया था, आप सभी लोग बिल्कुल सही हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा कि मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र और प्रतिवर्ती क्रिया यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पूरे शरीर की तंत्रिकाएं मेरुरज्जु में मस्तिष्क को जाने वाले रास्ते में एक बंडल के रूप में मिलती हैं। दूसरा, प्रतिवर्ती चाप मस्तिष्क में बनते हैं। और तीसरा, तुरंत अनुक्रिया के लिए प्रतिवर्ती चाप न्यूरॉन जाल की अपेक्षा अधिक दक्ष होते हैं। तो आपको बताना है कि इन तीनों कथनों में से मानव शरीर के तंत्रिका तंत्र और प्रतिवर्ती क्रिया के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं। ए ऑप्शन केवल पहला कथन सही है, बी ऑप्शन केवल दूसरा और तीसरा कथन सही है, और सी ऑप्शन केवल पहला और तीसरा कथन सही है, और डी ऑप्शन पहला दूसरा तीसरा तीनों कथन सही हैं। ये 4 ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। आंसर आप लोग लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही आंसर होगा, यानी कि मानव शरीर के तंत्रिका तंत्र और प्रतिवर्ती क्रिया के संदर्भ में जो पहला और तीसरा स्टेटमेंट हमें दिया गया है, ये दोनों स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल सही हैं। लेकिन मैं बात करूं दूसरे स्टेटमेंट की कि प्रतिवर्ती चाप मस्तिष्क में बनते हैं, तो ये एकदम गलत स्टेटमेंट है। सबसे पहले बता दूं कि प्रतिवर्ती चाप होते क्या हैं। तो प्रतिवर्ती चाप क्या है, जो आगम संकेतों का पता लगाने के बाद उसके आगे की क्रिया करने का कार्य करता है, और तो वही क्या है, एक प्रतिवर्ती चाप है। लेकिन जो प्रतिवर्ती चाप है वो हम कभी भी मस्तिष्क में नहीं बनते हैं। ठीक है, प्रतिवर्ती चाप मस्तिष्क में नहीं बनते हैं, जबकि जो प्रतिवर्ती चाप हैं वो बनते कहाँ हैं, वो हमेशा बनेंगे हमारे मेरुरज्जु में। ठीक है, मेरुरज्जु में बनते हैं प्रतिवर्ती चाप। इजीलिए क्वेश्चन नंबर 20 का जो स्टेटमेंट नंबर 2 है, ये एक गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि प्रतिवर्ती चाप मस्तिष्क में नहीं बनते हैं, जबकि ये कहाँ बनते हैं, ये बनते हैं मेरुरज्जु में। ठीक है, ठीक। इसके बाद जब ये मेरुरज्जु में बन जाएंगे, उसके बाद ये अपनी सूचनाएं कहां पहुंचाएंगे, मस्तिष्क तक भेजेंगे। लेकिन प्रतिवर्ती चाप बनेंगे कहां पर, ये बनेंगे मेरुरज्जु में। उसके बाद ये मस्तिष्क में जो सूचनाएं हैं उन्हें भेजेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 के लिए ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर 2 गलत है, पहला और तीसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा कि मेरुरज्जु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मेरुरज्जु तंत्रिकाओं की बनी होती है और सोचने के लिए सूचनाएं प्रदान करती है। दूसरा, मेरुरज्जु केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग न होते हुए भी प्रतिवर्ती क्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आपको बताना है कि इन दोनों कथनों में से मेरुरज्जु के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ए ऑप्शन केवल पहला कथन सही है, बी ऑप्शन केवल दूसरा कथन सही है, सी ऑप्शन पहला और दूसरा दोनों कथन सही है, और डी ऑप्शन न तो पहला कथन सही है और न ही दूसरा कथन सही है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड के संदर्भ में इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। 4 ऑप्शन आप लोगों के पास हैं, और आप लोग अपने आंसर हमारे लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि स्पाइनल कॉर्ड के संदर्भ में इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है। अगर मैं बात करूं इसके राइट आंसर की, तो ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही आंसर होगा, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड के संदर्भ में जो स्टेटमेंट नंबर 1 है वो एकदम सही स्टेटमेंट है, यानी कि मेरुरज्जु तंत्रिकाओं की बनी होती है और सोचने के लिए सूचनाएं प्रदान करती है, तो एकदम सही कथन है। अगर मैं बात करूं अपने दूसरे स्टेटमेंट की कि मेरुरज्जु केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग न होते हुए भी प्रतिवर्ती क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो यह एक गलत कथन है, क्योंकि मेरुरज्जु है यानी कि जो स्पाइनल कॉर्ड है वो क्या है, एक मस्तिष्क के साथ साथ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं, यानी कि मेरुरज्जु केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक भाग है।
समझ में आई बात। जो मेरुरज्जु है वो भी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का क्या है, एक भाग है, उसके एक भाग है और उसके अनुसार ही वो प्रतिवर्ती क्रियाओं में क्या करती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसीलिए स्टेटमेंट नंबर 2 गलत है, क्योंकि उसमें कहा गया था कि जो मेरुरज्जु है वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग न होते हुए भी प्रतिवर्ती क्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आप लोगों को याद रखना है कि मेरुरज्जु केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग होता है। समझ में आई बात। इसीलिए 21 के लिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा कि मानव मस्तिष्क के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला, अग्र मस्तिष्क अनैच्छिक क्रियाओं के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होता है, और दूसरा, पश्चिम मस्तिष्क मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है। तो आपको बताना है कि इन दोनों कथनों में से कौन सा सही सुमेलित है मानव मस्तिष्क के संदर्भ में। ए ऑप्शन है केवल पहला, बी ऑप्शन है केवल दूसरा, सी ऑप्शन है पहला और दूसरा दोनों, और डी ऑप्शन है न तो पहला और न ही दूसरा। तो मानव मस्तिष्क के संदर्भ में आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा युग्म सही है। अग्र मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क के संदर्भ में ये युग्म है। अग्र मस्तिष्क के आगे लिखा गया है कि अग्र मस्तिष्क क्या करता है, अनैच्छिक क्रियाओं के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होता है, और पश्चिम मस्तिष्क के आगे युग्म दिया गया है कि मस्तिष्क का मुख्य सोचने का भाग है पश्चिम मस्तिष्क। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। आपके पास 4 ऑप्शन है, आंसर आप लोग लाइव चैट बॉक्स में कॉमेंट करके हमें बताएंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसके राइट आंसर की, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा, क्योंकि मानव मस्तिष्क के संदर्भ में जो दोनों युग्म हमें दिए गए थे तो वो दोनों युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी, ना तो पहला नहीं दूसरा, ये ऑप्शन हमारा एकदम सही होगा। अगर मैं सही युग्मों की बात करूं तो पहला अगर मैं बात करूं तो अग्र मस्तिष्क क्या होता है, जो अग्र मस्तिष्क होता है वो हमेशा मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग होता है, और पश्चिम मस्तिष्क या मध्य मस्तिष्क की मैं बात करूं तो वह हमेशा अनैच्छिक क्रियाओं के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होता है। तो अग्र मस्तिष्क क्या होगा, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग होगा, और मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क ये दोनों अनैच्छिक क्रियाओं के लिए पूर्ण रूप से क्या होंगे, उत्तरदायी होंगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 22 में मानव मस्तिष्क के संदर्भ में जो युग्म दिए गए थे दोनों के सही सुमेलित नहीं थे, इसीलिए क्वेश्चन नंबर यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि पादपों में न तो तंत्रिका तंत्र होता है, नहीं पेशियां होती हैं, और दूसरा, जंतु कोशिकाएं सतत विद्युत आवेश न जनित कर सकती हैं और नहीं संचारित कर सकती हैं। तो आपको बताना है कि इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है केवल पहला कथन सही है, ऑप्शन नंबर बी है केवल दूसरा कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी है पहला और दूसरा दोनों कथन सही हैं, और ऑप्शन नंबर डी है न तो पहला कथन सही है और न ही दूसरा कथन सही है, ठीक है। तो आप लोगों को बताना है इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है। अगर मैं बात करूं इसके राइट आंसर की, तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो दोनों कथन हमें दिए गए हैं ये दोनों एकदम सही है। यानी कि पादपों में न तो तंत्रिका तंत्र होता है, नहीं पेशियां होती हैं, और जंतु कोशिकाएं सतत विद्युत आवेश न जनित कर सकती हैं और न ही संचारित कर सकते हैं। ये दोनों कथन हमारे 23 क्वेश्चन के लिए एकदम सही हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। जिस किसी ने भी ऑप्शन नंबर सी चूज किया था, आप सभी लोग बिल्कुल सही हैं। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला, आउटू ग्रंथि यानी कि थायराइड ग्लैंड के आगे का युग्म दिया गया है थायरोक्सिन हार्मोन। दूसरा, पीयूष ग्रंथि या उसके आगे का युग्म दिया गया है वृद्धि हार्मोन, और तीसरा दिया गया अग्न्याशय, उसके आगे का जो युग्म दिया गया है वो दिया गया है इंसुलिन। तो आपको बताना है कि इन तीनों युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। ए ऑप्शन केवल पहला और दूसरा, बी ऑप्शन केवल दूसरा, सी ऑप्शन केवल पहला और तीसरा, और डी ऑप्शन पहला दूसरा और तीसरा, ठीक है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड और पेनक्रियाज, ये तीन हैं। इनके आगे के जो युग्म दिए गए हैं वो दिए गए हैं थायरोक्सिन हार्मोन, वृद्धि हार्मोन और इंसुलिन। आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन से सही सुमेलित हैं। 4 ऑप्शन आप लोगों के पास हैं, आप लोगों को बताना है कि कौन से सही सुमेलित हैं, ठीक है। कौन से सही सुमेलित हैं आप लोगों को बताना है क्वेश्चन नंबर 24 के लिए, ठीक है।
अगर मैं बात करूं इसके राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो हमें तीनों दिए गए थे, तीनों युग्म एकदम से सही सुमेलित हैं, यानी कि अवटु ग्रंथ यानी कि थायराइड ग्लैंड जो है वो थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है, वो ये जो युग्म है एकदम सही है। दूसरा पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड के आगे का जो युग्म दिया गया था वृद्धि हार्मोन है, ये भी बिल्कुल सही है। और अग्नाशय यानी कि पेनक्रियाज के आगे जो युग्म दिया गया है इंसुलिन है, ये भी एकदम सही है, यानी कि तीनों युग्म हमारे सही सुमेलित हैं, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन ये रहा कि निम्नलिखित में से किन जीवों में विखंडन यानी कि फिजन के द्वारा जनन होता है? पहला जीवाणु, दूसरा प्रोटोजोआ, तीसरा अमीबा और चौथा स्पाइरोगाइरा। तो आप लोगों को बताना है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। ए ऑप्शन केवल पहला और दूसरा, बी ऑप्शन केवल पहला दूसरा तीसरा, सी ऑप्शन केवल दूसरा तीसरा चौथा और डी ऑप्शन पहला दूसरा तीसरा और चौथा। तो आपको बताना है कि जो चार आपको दिए गए हैं तो इनमें से किन जीवों में विखंडन के द्वारा जनन होता है। विखंडन के द्वारा इन चारों में से किसमें जनन होता है आप लोगों को बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 में आपको बताना है कि किन जीवों में विखंडन के द्वारा जनन होता है। जीवाणु, प्रोटोजोआ, अमीबा, स्पाइरोगैरा, चार ऑप्शन आप लोगों के पास हैं। अगर मैं बात करूं राइट आंसर की, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 25 के लिए ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम सही है, यानी कि जीवाणु हो गया, प्रोटोजोआ हो गया और अमीबा हो गया, इन तीनों में जो विखंडन के द्वारा क्या होगा, जनन होगा। लेकिन जो स्पाइरोगैरा है, स्पाइरोगैरा में क्या होता है, जनन जो है वो खंडन यानी कि फ्रेगमेंटेशन के माध्यम से होता है। ठीक है, जीवाणु, प्रोटोजोआ और अमीबा, इन तीनों में तो जनन किसके माध्यम से होता है, फिजन यानी कि विखंडन के माध्यम से। लेकिन जो स्पाइरोगैरा है, स्पाइरोगैरा जो है वो एक बहुकोशिकीय जीव है और उसमें जो जनन होता है वो खंडन के माध्यम से यानी कि फ्रेगमेंटेशन के माध्यम से उसमें जनन होता है। यानी कि जीवाणु, प्रोटोजोआ, अमीबा, इन तीनों में फिजन के माध्यम से जनन होगा यानी कि विखंडन के माध्यम से, और स्पाइरोगैरा में किसके माध्यम से होगा, फ्रेगमेंटेशन के माध्यम से जनन होगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 25 के लिए ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन ये रहा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुनरुद्भवन यानी कि रीजनरेशन में किसी जीव के टूटे हुए भाग से नए जीव का विकास होता है जो कि जनन के समान है। और दूसरा, हाइड्रा में जनन मुकुलन यानी कि बडिंग के माध्यम से होता है। तो आपको बताने दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है। ए ऑप्शन केवल पहला, बी ऑप्शन केवल दूसरा, सी ऑप्शन पहला और दूसरा दोनों और डी ऑप्शन न तो पहला नहीं दूसरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 के लिए आपके पास दो कथन हैं, आप लोगों को बताने दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है। अगर मैं बात करूं इसके राइट आंसर की, तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो दूसरा स्टेटमेंट है हमारा सही है, लेकिन जो पहला कथन है हमारा वो गलत है। पहले कथन की अगर मैं बात करूं तो पुनरुद्भवन यानी कि रीजनरेशन में किसी जीव के टूटे हुए भाग से नए जीव का विकास होता है जो कि जनन के समान है। तो ये जो कथन है ये गलत है, क्योंकि जो पुनरुद्भवन होता है वो जनन के समान नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि प्रत्येक जीव के किसी भी भाग को काटकर सामान्यतः नया जीव उत्पन्न नहीं होता है, इसीलिए जो है पहला कथन हमारा क्या है, गलत है। ठीक है, बात समझ में आ गई बात कि जो रीजनरेशन है उसमें किसी जीव के टूटे हुए भाग से नए जीव का विकास होता है जो कि जनन के समान है। ये गलत है क्योंकि वो जनन के समान नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि प्रत्येक जीव के किसी भी भाग को काटकर सामान्यतः नया जीव उत्पन्न नहीं होता है, इसीलिए वो जनन के समान नहीं होता है। यानी कि पहला कथन गलत है, दूसरा कथन सही है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन ये रहा कि कायिक प्रवर्धन यानी कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसके अंतर्गत कुछ भागों जैसे जड़, तना और पत्तियां उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होकर नया पौधा उत्पन्न करते हैं। दूसरा, इस प्रक्रिया से उगाए गए पौधों में बीज द्वारा उगाए गए पौधों की अपेक्षा
पुष्प व फल अधिक समय में लगते हैं, और तीसरा, इस प्रकार से उत्पन्न पौधे आनुवंशिक रूप से जनक पौधे से भिन्न होते हैं। तो आपको बताना है कि इन तीनों कथनों में से कायिक प्रवर्धन यानी कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं। ए ऑप्शन केवल पहला, बी ऑप्शन केवल दूसरा, सी ऑप्शन केवल पहला और तीसरा, और डी ऑप्शन पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक, तो आपको बताना है कि कायिक प्रवर्धन के संदर्भ में इन तीनों में से कौन सा कथन सही है। अगर मैं बात करूं इसके राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कायिक प्रवर्धन यानी कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के संदर्भ में जो पहला स्टेटमेंट हमें दिया गया है ये एकदम सही है, लेकिन जो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट है वो हमारा गलत स्टेटमेंट है। बात करूं पहले स्टेटमेंट की, इसके अंतर्गत कुछ भागों जैसे जड़, तना और पत्तियां उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होकर नया पौधा उत्पन्न करती हैं, तो ये एकदम सही बात है कायिक प्रवर्धन के संदर्भ में, तो पहला कथन तो सही है। दूसरा कथन, इस प्रक्रिया से उगाए गए पौधों में बीज द्वारा उगाए गए पौधों की अपेक्षा पुष्प व फल अधिक समय में लगते हैं, तो ये क्या है, एक गलत कथन है, क्योंकि जो कायिक प्रवर्धन है यानी कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, इस प्रक्रिया से उगाए गए पौधों में क्या होता है, बीज द्वारा उगाए गए पौधों की अपेक्षा पुष्प व फल जो है वो कम समय में लगते हैं, न कि अधिक समय में, इसलिए दूसरा कथन हमारा गलत है। तीसरे कथन की बात करूं तो इस प्रकार से उत्पन्न पौधे आनुवंशिक रूप से जनक पौधे से भिन्न होते हैं, तो ये भी हमारा एक गलत कथन है, क्योंकि जो कायिक प्रवर्धन है यानी कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, इस विधि का लाभ यह भी है कि इस प्रकार से उत्पन्न जो सभी पौधे होंगे वो आनुवंशिक रूप से जनक पौधे के समान ही होंगे, न कि भिन्न होंगे, इसीलिए तीसरा कथन हमारा गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यानी कि पहला स्टेटमेंट ही हमारा सही था। तो क्वेश्चन नंबर 27 के लिए जिस किसी ने भी ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया था, आप सभी लोग बिल्कुल सही हैं। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन ये रहा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ऊतक संवर्धन तकनीक के अंतर्गत पौधे के ऊतक या उसकी कोशिकाओं को उसके शीर्ष के वर्धमान भाग से अलग करके नए पौधे उगाए जाते हैं। दूसरा, बीजाणु समासंग अलैंगिक जनन का एक प्रकार है। तो आपको बताना है दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है। ए ऑप्शन केवल पहला, बी ऑप्शन केवल दूसरा, सी ऑप्शन पहला और दूसरा दोनों, और डी ऑप्शन न तो पहला नहीं दूसरा। तो क्वेश्चन नंबर 28 में आपके पास दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। आपके पास 4 ऑप्शन है, आंसर आप लोग लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएंगे, और जितने भी लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं आप सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर देंगे, ठीक है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में देखने के लिए मिलेगी, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। आप उन लिंक के माध्यम से हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहां जैसे ही सेशन कंप्लीट होगा उसके बाद आपको वहां इस सेशन की पीडीएफ देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 28 के राइट आंसर की, तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो दोनों कथन हमें दिए गए हैं पहला और दूसरा, दोनों कथन हमारे सही हैं, यानी कि पहला कथन भी हमारा बिल्कुल सही है और दूसरा कथन भी हमारा एकदम सही है, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन ये रहा कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, आवृत्त बीजी यानी कि एंजियोस्पर्म के जननांग पुष्प में अवस्थित होते हैं। दूसरा, पुंकेसर और स्त्री केसर पुष्प के जनन भाग हैं जिनमें जनन कोशिकाएं होती हैं। तो आपको बताना है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन के संदर्भ में इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है। ए ऑप्शन केवल पहला, बी ऑप्शन केवल दूसरा, सी ऑप्शन पहला और दूसरा दोनों, और डी ऑप्शन न तो पहला नहीं दूसरा, ठीक है। तो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन के संदर्भ में आपको बताना है कि दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही होगा, ठीक है। 4 ऑप्शन आप लोगों के पास हैं, ए, बी, सी और डी। आंसर आप लोग लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएंगे। अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन के संदर्भ में जो दोनों कथन हमें दिए गए हैं, पहला कथन आवृत्त बीजी एंजियोस्पर्म के जननांग पुष्प में अवस्थित होते हैं, और दूसरा पुंकेसर और स्त्रीकेसर पुष्प के जनन भाग हैं जिनमें जनन कोशिकाएं होती हैं। तो ये दोनों कथन हमारे बिल्कुल सही हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 29 के लिए सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जननांग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला पुंकेसर नर जननांग है जो परागकण बनाते हैं। दूसरा स्त्रीकेसर मादा जननांग है जो पुष्प के केंद्र में अवस्थित होता है। और तीसरा परागकणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण स्वपरागण, जबकि एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर स्थानांतरण पर परागण कहलाता है। तो आपको बताना है कि पुष्पीय पौधों में लैंगिक जननांग के संदर्भ में ये 3 कथन जो आपको दिए गए हैं इनमें से कौन सा कथन सही है। ए ऑप्शन केवल पहला, बी ऑप्शन केवल दूसरा, सी ऑप्शन केवल पहला और तीसरा, और डी ऑप्शन पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 के लिए आप लोग अपने आंसर लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 के लिए आपको बताना है कि पुष्पीय पौधों में लैंगिक जननांग के संदर्भ में जो 3 कथन आपको दिए गए हैं इनमें से कौन सा कथन सही है। अगर मैं बात करूं इसके राइट आंसर की तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो डी ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन के लिए एकदम सही ऑप्शन होगा। यानी कि पुष्पीय पौधों में लैंगिक जननांग के संदर्भ में जो तीनों कथन हमें दिए गए हैं ये तीनों के तीनों एकदम सही हैं। यानी कि किसी ने भी अगर डी ऑप्शन आपने से चूज किया था तो आप सभी लोग बिल्कुल सही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा कि नर जनन तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से अधिक होता है। दूसरा, टेस्टोस्टेरोन नर में शुक्राणु उत्पादन तथा यौवनावस्था के लक्षण के नियंत्रण का कार्य करता है। तो आपको बताना है कि दोनों कथनों में से नर जनन तंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ए ऑप्शन केवल पहला, बी ऑप्शन केवल दूसरा, सी ऑप्शन पहला और दूसरा दोनों, और डी ऑप्शन न तो पहला और नहीं दूसरा। तो आपको क्वेश्चन नंबर 31 में बताना है कि दोनों कथनों में से कौन सा कथन नर जनन तंत्र के संदर्भ में सही है। क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसके राइट आंसर की तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। यानी कि जो दूसरा स्टेटमेंट है नर जनन तंत्र के संदर्भ में वो एक सही स्टेटमेंट है, लेकिन पहला स्टेटमेंट है जो है गलत है। यानी कि पहले स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं तो शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से अधिक होता है, तो गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि जो शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक ताप होता है वो शरीर के ताप से अधिक नहीं होता बल्कि कम होता है, इसीलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट कि टेस्टोस्टेरोन नर में शुक्राणु उत्पादन तथा यौनावस्था के लक्षण के नियंत्रण का कार्य करता है, तो ये एकदम सही स्टेटमेंट है। यानी कि नर जनन तंत्र के संदर्भ में जो दूसरा स्टेटमेंट है वो सही है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 के लिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन ये रहा कि मादा जनन तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मादा में अंडवाहिका का निर्माण अंडाशय में होता है। दूसरा, निषेचन का कार्य मादा के गर्भाशय में संपन्न होता है। और तीसरा, प्लेसेंटा भ्रूण के पोषण के लिए एक विशेष संरचना है। तो आपको बताना है कि इन तीनों कथनों में से मादा जनन तंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। ए ऑप्शन केवल दूसरा, बी ऑप्शन केवल पहला और दूसरा, सी ऑप्शन केवल तीसरा, और डी ऑप्शन पहला, दूसरा और तीसरा। तो आपको बताना है कि मादा जनन तंत्र के संदर्भ में इन तीनों कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर आप लोग लाइव चैट बॉक्स में देंगे कि मादा जनन तंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, आप लोगों को बताना है। अगर मैं बात करूं इसके राइट आंसर की तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मादा जनन तंत्र के संदर्भ में जो दूसरा स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। बाकी पहला और तीसरा जो स्टेटमेंट है वो सही है। पहले स्टेटमेंट की बात करूं कि मादा में अंडवाहिका का निर्माण अंडाशय में होता है, तो ये एकदम सही स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट की निषेचन का कार्य मादा के गर्भाशय में संपन्न होता है, तो ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि निषेचन का कार्य मादा के गर्भाशय में नहीं बल्कि अंडवाहिका में संपन्न होता है। और निषेचन के पश्चात जो निषेचित अंड होते हैं या युग्मनज जो होते हैं वो उसके बाद गर्भाशय में स्थापित हो जाते हैं। समझ में आ गई बात? यानी कि निषेचन का कार्य गर्भाशय में ना होके कहाँ होता है, अंडवाहिका में संपन्न होता है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट सही नहीं है। तीसरा स्टेटमेंट प्लेसेंटा भ्रूण के पोषण के लिए एक विशेष संरचना है, तो ये एकदम सही स्टेटमेंट है।
क्योंकि भ्रूण को मां के रुधिर से ही पोषण मिलता है और प्लेसेंटा भ्रूण के पोषण के लिए एक विशेष संरचना होती है। तो ये तीसरा स्टेटमेंट भी हमारा सही है। तो 32 क्वेश्चन के लिए ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 33 क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला गोनेरिया, दूसरा सिफिलिस, तीसरा मस्सा और चौथा एचआईवी। तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन से रोग वायरस जनित हैं। ठीक है, ए ऑप्शन केवल पहला, दूसरा, तीसरा, बी ऑप्शन केवल दूसरा, तीसरा, चौथा, सी ऑप्शन केवल तीसरा और चौथा और डी ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन से रोग वायरस जनित रोग हैं। ठीक है, इन चारों में से कौन से रोग वायरस जनित हैं आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 33 के लिए 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। आंसर आप लोग लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसके राइट आंसर की तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए एकदम सही आंसर होगा। यानी कि जो मस्सा और एचआईवी है, ये जो रोग हैं ये वायरस जनित रोग है, मस्सा और एचआईवी। अगर मैं बात करूं गोनेरिया और सिफिलिस की तो गोनेरिया और सिफिलिस जो है वो एक जीवाणु जनित रोग होते हैं, लेकिन मस्सा और एचआईवी के वायरस जनित रोग होते हैं। और मस्सा और एचआईवी क्या है, ये यानी कि मस्सा है, एचआईवी है, गोनेरिया है, सिफिलिस है, ये चारों के चार जो रोग होंगे ये लैंगिक संचरण से भी हो सकते हैं। ठीक है, लैंगिक संचरण से सभी हो सकते हैं, लेकिन गोनेरिया और सिफिलिस क्या है, एक जीवाणु जनित रोग है और मस्सा और एचआईवी और क्या है, वायरस जनित रोग है। इसमें हमने वायरस जनित रोग था बताना था, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास का सिद्धांत दिया। और दूसरा, डार्विन के प्रयोग से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों की वंशानुगति के कार्य विधि की जानकारी मिलती है। और तीसरा, मेंडल का सिद्धांत बताता है कि पृथ्वी पर सरल जीवों से जटिल स्वरूप वाले जीवों का विकास किस प्रकार हुआ। तो आपको बताना है तीनों कथनों में से कौन सा कथन सही है। ए ऑप्शन केवल पहला, बी ऑप्शन केवल दूसरा, सी ऑप्शन केवल पहला और तीसरा और डी ऑप्शन पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, 3 कथन आप लोगों के पास है, आप लोगों को बताना है कि तीनों कथनों में से कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। अगर मैं बात करूं इसका राइट आंसर की तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहला कथन हमारा सही है लेकिन दूसरा और तीसरा कथन हमारा बिल्कुल गलत है। इन तीनों में से तो पहला कथन तो हमारा बिल्कुल सही है कि चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास का सिद्धांत दिया था, ये एकदम सही है। लेकिन मैं बात करूं दूसरे स्टेटमेंट की कि डार्विन के प्रयोगों से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों की वंशानुगति की कार्यविधि की जानकारी मिलती है, तो ये थोड़ा सा अटपटा सा है, क्योंकि जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों की वंशानुगति की कार्यविधि की जानकारी मिलती है वो डार्विन के प्रयोगों से नहीं मिलती है, बल्कि मेंडल का सिद्धांत हमें यह बताता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों की वंशानुगति के कार्य की विधि की जानकारी मेंडल के सिद्धांत से मिलती है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। और तीसरा स्टेटमेंट है कि मेंडल का सिद्धांत बताता है कि पृथ्वी पर सरल जीवों से जटिल स्वरूप वाले जीवों का विकास किस प्रकार हुआ, तो ये मेंडल का सिद्धांत नहीं बताता है। ये क्या बताता है, ये डार्विन का प्रयोग बताता है कि पृथ्वी पर सरल जीवों से जटिल स्वरूप वाले जीवों का विकास किस प्रकार हुआ था। ये कौन बताता है, ये डार्विन का प्रयोग बताता है, यानी कि तीसरा स्टेटमेंट भी हमारा गलत है। तो 34 के लिए जिस किसी ने भी ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया था, आप सभी लोग बिल्कुल सही हैं। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन ये रहा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पक्षियों, सरीसृप, जल स्थलचर और स्तनधारियों के 4 पाद यानी कि 4 पैर होते हैं। और दूसरा, जीवों में किसी अंग की आकृति में समानताएं होने का एकमात्र कारण समान पूर्वज परंपरा है। तो आपको बताना है कि इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है। ए ऑप्शन केवल पहला, बी ऑप्शन केवल दूसरा, सी ऑप्शन पहला और दूसरा दोनों और डी ऑप्शन न तो पहला और न ही दूसरा। ठीक है, तो आप लोगों को बताएं दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है। ठीक है,
ठीक है, अगर मैं बात करूं इसके राइट आंसर की तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहला कथन हमारा बिल्कुल सही है, यानी कि पक्षियों, सरीसृप, जल स्थलचर और स्तनधारियों के 4 पैर होते हैं, तो ये एकदम सही कथन है। लेकिन दूसरे कथन की मैं बात करूं कि जीवों में किसी अंग की आकृति में समानताएं होने का एकमात्र कारण समान पूर्वज परंपरा है, तो ये हमारा गलत कथन है, क्योंकि अंग की आकृति में समानताएं होने का जो कारण है उससे पूर्वज परंपरा नहीं होता है। ये ध्यान में रखेंगे कि जो आकृति में समानताएं होने का एकमात्र कारण पूर्वज परंपराएं नहीं होता है। समझ आ गई बात? इसलिए जो दूसरा कथन है वो हमारा गलत कथन है, पहला कथन सही है। 35 के लिए ए ऑप्शन राइट आंसर है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन ये रहा कि आधुनिक मानव का उद्भव निम्नलिखित में से कहां हुआ? ए ऑप्शन यूरोप, बी ऑप्शन अफ्रीका, सी ऑप्शन भारत या डी ऑप्शन उत्तर अमेरिका। आपको बताना है कि जो आधुनिक मानव है उसका उद्भव इनमें से कहां हुआ? यूरोप में, अफ्रीका में, भारत में या उत्तर अमेरिका में? यूरोप, अफ्रीका, इंडिया या नॉर्थ अमेरिका? ठीक है, आप लोगों को बताना है कि आधुनिक मानव का उद्भव इनमें से कहां हुआ। अगर मैं बात करूं राइट आंसर की तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि अफ्रीका इसका राइट आंसर होगा। यानी कि जो आधुनिक मानव है होमो सेपियंस, उसका उद्भव अफ्रीका में हुआ था, उसके बाद वो धीरे धीरे पूरे विश्व में फैल गए थे। ठीक है, यानी कि आधुनिक मानव होमो सेपियंस का उद्भव सबसे पहले अफ्रीका में हुआ, उसके बाद धीरे धीरे वो पूरे विश्व में फैल गए। यानी कि क्वेश्चन नंबर 36 के लिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन ये रहा कि जीवाश्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, जीव किसी जीव के मिट्टी में दब जाने पर मिट्टी में सुरक्षित उसकी छाप को जीवाश्म माना जा सकता है। दूसरा, फॉसिल डेटिंग के अंतर्गत जीवाश्म में पाए जाने वाले किसी एक तत्व के विभिन्न समस्थानिकों के अनुपात के आधार पर जीवाश्म का समय निर्धारण किया जाता है। तो आपको बताना है कि जीवाश्म के संदर्भ में दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है। ए, केवल पहला कथन सही है, बी, केवल दूसरा कथन सही है, सी, पहला और दूसरा दोनों कथन सही है, या डी, न तो पहला कथन सही है और न ही दूसरा कथन सही है। तो जीवाश्म के संदर्भ में आप लोगों को बताना है कि दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है। 2 कथन आप लोगों के पास हैं, राइट आंसर आप लोग लाइव चैट बॉक्स में कॉमेंट करके हमें बताएंगे। अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की तो क्वेश्चन नंबर 37 के लिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। यानी कि जीवाश्म के संदर्भ में जो दोनों कथन हमें दिए गए हैं, पहला कथन और दूसरा कथन, ये दोनों के दोनों जीवाश्म के संदर्भ में एकदम सही है। इसीलिए जिस किसी ने भी ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 37 के लिए सेलेक्ट किया था, आप सभी लोग बिल्कुल सही हैं। आगे बढ़ते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की ओर। आज के सेशन का जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये रहा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, जीवों में पंख और आंख दोनों ही एक व्यापक अनुकूलन का परिणाम है, और दूसरा, आणविक जातिवृत्त जीवों में विकासीय संबंधों को खोजने का एक अध्ययन है। तो आपको बताना है कि दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है। ए ऑप्शन केवल पहला कथन सही है, बी ऑप्शन केवल दूसरा कथन सही है, सी ऑप्शन पहला और दूसरा दोनों कथन सही है, या डी ऑप्शन न तो पहला कथन सही है और न ही दूसरा कथन सही है। ठीक है, तो आपके पास 2 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है, तो दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है आप लोगों को बताना है। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है ये। अगर मैं बात करूं इसके राइट आंसर की तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। यानी कि जो पहला और दूसरा हमें कथन दिया गया है दोनों के दोनों बिल्कुल सही हैं। यानी कि पहला कथन जीवों में पंख और आंख दोनों ही एक व्यापक अनुकूलन का परिणाम है, बिल्कुल सही कथन है। और दूसरा कि आणविक जातिवृत्त जीवों में विकासी संबंधों को खोजने का एक अध्ययन है, तो ये भी एक बिल्कुल सही कथन है। यानी कि 38 क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम सही आंसर होगा। तो जिस किसी ने भी ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया था, आप सभी लोग बिल्कुल सही हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का जनरल साइंस एनसीईआरटी एमसीक्यू सेशन, जिसमें हमने आज कवर किया क्लास 10th की एनसीईआरटी से जो बायोलॉजी वाला सेक्शन था वो आज हमने पूरा कंप्लीट कर लिया आज के सेशन में। सो आई होप दोस्तों आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया तो आज के सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल उत्तर पाठशाला को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कीजिएगा। ठीक है, और अगर आप लोग के कोई भी सुझाव हमें है या इस सेशन में कोई भी डाउट आपको हुआ तो आप लोग हमें हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप या इस सेशन के जो कमेंट बॉक्स है उस पर अपने डाउट हमसे पूछ सकते हैं।
और इस सेशन का जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में देखने के लिए मिल जाएगा। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप उनके माध्यम से हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ आपको वहां पे देखने के लिए मिल जाएगी। और अगर आप पिछले सेशन की भी हमारे पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वो भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में देखने के लिए मिल जाएगी। तो सभी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगी। तो आप लोग हमारे चैनल को भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएंगे। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। टिल नेक्स्ट वीडियो।